हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्नरस्पार्क बायोलॉजी। माय नेम इज नंदिनी और आज इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर शुरू करेंगे। इस पूरे चैप्टर को मैं 3 पार्ट्स में कवर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। कंट्रोल का मतलब होता है टू रेगुलेट एंड मैनेज एनीथिंग। ठीक है, तो कंट्रोल मतलब किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग चलाना एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सारे प्रोसेसेस का साथ में एक साथ होना। सो दिस इज व्हाट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म रेफर टू द प्रोसेसेस थ्रू व्हिच living organism regulate and manage their various activities and respond to the changes। क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में होता है एंड इसके थ्रू हम अपने बॉडी में होने वाली सारी प्रोसेसेस को रेगुलेट एंड मैनेज करते हैं। ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट वी रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस। हम चेंजेस को भी रिस्पॉन्ड करते हैं एंड दीज चेंजेस आर नोन एज स्टिमुलाई। कोई भी सडन चेंज को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्टिमुलाई। अब यहाँ पे हम कैसे चेंजेस की बात कर रहे हैं? जैसे सडनली अगर आपकी आंखों पे एक स्ट्रॉन्ग लाइट पड़ जाए, वो एक स्टिमुलाई है, एक सडन चेंज है। मम्मी अगर किचन में कुछ बना रही है, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्टिमुलाई। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ही हम ये सारे स्टिमुलाईज को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू इंश्योर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कौन मेंटेन कर रहा है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। दोनों ही सिस्टम्स को हम आगे वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, बट राइट नाउ इन दिस वीडियो विल अंडरस्टैंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स मतलब ह्यूमंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वी वर टॉकिंग अबाउट स्टिमुलाई, सडन चेंज की हम बात करें तो ये जो चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो या इंटरनल एनवायरनमेंट हो, इन्हें रिसीव कौन करता है? इन्हें रिसीव करने वाले ऑर्गन्स को कहते हैं रिसेप्टर ऑर्गन्स। ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन्स मतलब आपके सेंस ऑर्गन्स। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? 5। कौन कौन से हैं? आईज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन। तो ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे पास हैं और यही 5 सेंस ऑर्गन आपके रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं। जो भी एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उन्हें रिसीव कौन करेगा? उन इन्फॉर्मेशन को कौन रिसीव करेगा? हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स या फिर सेंस ऑर्गन्स। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। सो एनिमल्स रिसीव वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट वाया स्पेशलाइज्ड सेल्स और ऑर्गन्स नोन एज सेंस ऑर्गन और रिसेप्टर ऑर्गन। ठीक है, मैं बता चुकी हूँ कौन कौन से सेंस ऑर्गन हमारे पास हैं। अब इन सारे सेंस ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, सो आईज में कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? फोटो रिसेप्टर्स। क्या करते हैं? दे हेल्प अस टू सी, किसी भी चीज को देखने में और देख के इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देन कम्स ईयर। ईयर में कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है? फोनो रिसेप्टर्स या फिर ऑडिटरी रिसेप्टर्स। ठीक है, फोनो रिसेप्टर्स बोलो या ऑडिटरी रिसेप्टर्स बोलो, ये रिसेप्टर का काम क्या है? सुनने में हेल्प करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को सुनकर रिसीव करते हैं ये। ओके, देन कम्स गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? हमारे टंग में प्रेजेंट है। टंग में प्रेजेंट है तो क्या काम होगा? टेस्ट में हेल्प करते हैं। ओके, देन कम्स ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। कहाँ प्रेजेंट है? नोज में प्रेजेंट है। दे हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। ठीक है, देन कम्स टैंगो रिसेप्टर्स एंड थर्मो रिसेप्टर्स। टैंगो रिसेप्टर का काम है टच एंड प्रेशर को फील करना एंड वहां से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। देन थर्मो रिसेप्टर्स हमारे एनवायरनमेंट सडन टेम्परेचर चेंजेस को फील करने में हेल्प करते हैं। सो दीज आर द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? दे रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड दे सेंड इट टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ मैं आपको पहले पढ़ाऊंगी न्यूरॉन और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो ब्रांच लाइक टिप्स है, यहाँ पे ब्रांच लाइक पार्ट है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। What is this? This is dendrite। पहले पार्ट्स देख लेते हैं, then we'll talk about the function। ठीक है, उसके बाद इस पोर्शन को बोलते हैं साइटोन और सेल बॉडी। देन ये एक्सटेंडेड पोर्शन जो है न्यूरॉन का, इसे बोलते हैं एक्सॉन। फाइन, एंड दिस पोर्शन ओवर हियर इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल, or you can call it nerve ending। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग, जो मर्जी बोलो। उसके बाद
एक्सॉन में एक इंसुलेटिंग शीथ प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, अब वन बाय वन इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट, ये जो ब्रांच लाइक है यहाँ पे, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। फाइन, तो डेंड्राइट का काम है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, स्टिमुलस को रिसीव करना। ठीक है, ये हो गया डेंड्राइट का काम। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में न्यूरॉन में ट्रैवल करती है। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इम्पल्स क्या है? दिस इज अ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के अंदर ट्रैवल करेगा। फाइन, डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया, स्टिमुलस को रिसीव किया, देन दैट इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेल बॉडी में आएगा। अब सेल बॉडी का काम क्या है? सेल बॉडी का काम एक नॉर्मल साइटोप्लाज्म की तरह है, ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। What is metabolism? Sum total of all the chemical reactions going on inside your body is metabolism. जो भी रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहा है वो टोटल रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो साइटोन का काम क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म का काम है, सेल ग्रोथ का काम है। देन दिस एक्सटेंडेड पोर्शन ओवर हियर इज एक्सॉन। एक्सॉन का काम है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को सेल बॉडी से लेते हुए एक्सॉन टर्मिनल तक लेके जाना। ठीक है, सिंपल, इतना सा काम है। सो एक्सॉन के ऊपर एक इंसुलेटिंग शीथ प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ का काम क्या है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को स्कैटर नहीं होने देती है। दिस हेल्प्स इन फास्ट कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फास्ट कंडक्शन में हेल्प करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ में कहीं कहीं पे छोटे गैप्स प्रेजेंट हैं, इनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। नोड्स ऑफ रैनवियर का काम क्या है? दिस स्पीड्स अप द कंडक्शन, ये कंडक्शन को फास्ट करता है और फास्ट करता है। नाउ कम्स द एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल में क्या है? एक्सॉन टर्मिनल में आप छोटे छोटे यहाँ पे बल्ब लाइक पोर्शंस देख सकते हो, एक सर्कुलर पोर्शन देख सकते हो, इसको बोलते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट। साइनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? दे आर द केमिकल मैसेंजर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? केमिकल मैसेंजर हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये थोड़ा मेसअप हो गया है, बट आई जस्ट राइट इट ओवर हियर। न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या है? जो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रही है न्यूरॉन में, वो क्या करती है? वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स को ट्रिगर करती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट साइनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर्स ट्रैवल करते हैं टू नेक्स्ट न्यूरॉन। सारे के सारे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में एक सीरीज में प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूरॉन, उसके पीछे दूसरा न्यूरॉन, उसके पीछे दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, एक न्यूरॉन से मैसेजेस जब दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम। सो यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, दिस विल हेल्प यू इन राइटिंग योर नोट्स। सो यू कैन सी इट ओवर हियर। सी, दिस इज फर्स्ट न्यूरॉन, दिस इज सेकेंड न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसे हम बोलते हैं साइनैप्स। ठीक है, दिस इज व्हाट साइनैप्स इज। ठीक है, और ये एक्सॉन टर्मिनल के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है जिसके अंदर होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व एंडिंग तक पहुंचता है, इट ट्रिगर्स साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और यहाँ से क्या रिलीज होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स। एज यू कैन सी इट ओवर हियर, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स दूसरे न्यूरॉन पे जाएंगे एंड दे विल सेट अ केमिकल रिएक्शन। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स एक सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन करते हैं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे, एंड उस केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। न्यूरॉन्स के अंदर जब भी मैसेजेस ट्रांसफर होंगे, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। न्यूरॉन्स के बाहर केमिकल के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरॉन्स के अंदर इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो ये जो टोटल ट्रांसमिशन है मैसेजेस का, इंफॉर्मेशन का, इनसाइड न्यूरॉन, आउटसाइड न्यूरॉन, सो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी ट्रैवल कर रहा है, केमिकल के फॉर्म में भी ट्रैवल कर रहा है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले डेंड्राइट ने इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में थी? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में थी। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेल बॉडी से होते हुए कहाँ पे गया? एक्सॉन में गया। एक्सॉन में क्या प्रेजेंट है? माइलिन शीथ प्रेजेंट है, नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट है। वो क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन को स्पीड अप करेंगे।
उसके बाद द इंफॉर्मेशन विल ट्रैवल टू नर्व एंडिंग या फिर एक्सॉन टर्मिनल तक जाएगा, जहां पे क्या प्रेजेंट है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट से बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या करेंगे, रिलीज होने के बाद दूसरे न्यूरॉन पे जाएंगे, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे दे विल सेट अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से इंफॉर्मेशन दोबारा से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स इज। आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। यहाँ पे यू विल फाइंड एवरीथिंग, दिस विल रियली हेल्प यू इन राइटिंग योर नोट्स। नाउ लेट अस सी कि कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, कौन इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, कौन उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड दे रहा है। सो सबसे पहले विल टॉक अबाउट सेंसरी न्यूरॉन। क्या है सेंसरी न्यूरॉन? रिसेप्टर स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है एंड आफ्टर रिसीविंग द स्टिमुलस रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर देते हैं, कहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन पे। तो सेंसरी न्यूरॉन इज द फर्स्ट न्यूरॉन दैट विल रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन विल पास द इंफॉर्मेशन टू ब्रेन। ठीक है, ब्रेन में भेजेगा, ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा एंड वो रिस्पॉन्स को वो भेजेगा कहाँ पे, मोटर न्यूरॉन पे। द ब्रेन एनालाइज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सेंसरी न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट द रिस्पॉन्स वाया मोटर न्यूरॉन। तो ब्रेन ने जो भी डिसीजन लिया होगा उसको वो कहाँ पे सेंड कर देता है, मोटर न्यूरॉन पे, एंड मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को लेता है एंड जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गन को वो मैसेज पहुंचाना है वहां पे जाके वो उसको पहुंचा देता है। सो मोटर न्यूरॉन पासेस द इंफॉर्मेशन टू इफेक्टर ऑर्गन। व्हाट इज इफेक्टर ऑर्गन? इफेक्टर ऑर्गन इज द ऑर्गन दैट इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। जो भी स्टिमुलस हमें मिला है उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑर्गन रिस्पॉन्ड करेगा दैट इज इफेक्टर ऑर्गन। अब इफेक्टर ऑर्गन कोई मसल हो सकता है, कोई ग्लैंड हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। इफेक्टर ऑर्गन कैन बी अ मसल और ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सुटेबल रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ हमने दो टाइप के न्यूरॉन पढ़े, एक और टाइप है न्यूरॉन का जो हम आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन में। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमारी बॉडी में दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड द सेकंड वन इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तो ये वाली वीडियो में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को शुरू करेंगे। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन करेगा कौन? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है? टू रिसीव स्टिमुलस, टू इंटरप्रेट इट, एनालाइज करना एंड उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना। द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट। कहीं से भी स्टिमुलस मिल सकता है, हमारे बॉडी के अंदर भी स्टिमुलस जनरेट हो सकता है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से भी मिल सकता है, राइट। तो इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरप्रेट इट एंड जनरेट रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। तो ये काम है नर्वस सिस्टम का, और इस पूरे काम को एफिशिएंटली करने के लिए न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ न्यूरॉन ये पूरा प्रोसेस इतने एफिशिएंटली हो सकता है। टू अचीव दिस नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। टॉकिंग अबाउट नर्वस सिस्टम, वी हैव टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में दो टाइप के नर्वस सिस्टम हैं। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के एकदम सेंटर में प्रेजेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। एंड टॉकिंग अबाउट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो जितने भी नर्व्स ब्रेन से निकल रही हैं या स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, दैट कम्स अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? क्या आएगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स आती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्स्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन कंट्रोलर या फिर हमारी पूरी बॉडी का मास्टर कंट्रोलर कौन है? ब्रेन। द ब्रेन इज द कमांड सेंटर ऑफ आवर बॉडी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर सेंसेस। तो हमारे सेंसेस से, हमारे रिसेप्टर ऑर्गन से जो भी स्टिमुलाई मिल रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उसको एनालाइज करना, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट करना किसका काम है? ब्रेन का काम है। ब्रेन इज मेजरली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट्स हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। इन तीनों पार्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में। बट पार्ट्स ऑफ ब्रेन पढ़ने से पहले हम ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है? स्कल। ठीक है, या फिर यू कैन कॉल इट क्रेनियम।
सबसे ऊपर की कवरिंग इज स्कल। स्कल इज द हार्ड बोनी बॉक्स जो कि हमारे इतने डेलिकेट ऑर्गन को, ब्रेन इज वेरी डेलिकेट, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। अब स्कल के नीचे एक और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है विच इज मेनिंजेस। मेनिंजेस इज 3 लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग। मेनिंजेस क्या है? 3 लेयर की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कौन कौन सी? ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। ठीक है, ये पूरा मेनिंजेस का जो स्ट्रक्चर है इसमें 3 लेयर्स हैं। द ब्रेन मेनिंजेस आर प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड्स एंड कवर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो मेनिंजेस ब्रेन में भी प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है। दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन डेलिकेट न्यूरल टिश्यू एंड सराउंडिंग स्कल एंड वर्टिब्रे। ठीक है, सो दे आर एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। तो 1 by 1 इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर इज द टफेस्ट एंड थिकेस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। मेनिंजेस की तीनों लेयर में ड्यूरा मैटर सबसे टफ है, सबसे थिक है एंड इट इज डेंस fibrous membrane that lines the inner surface of skull. स्कल के जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है? ड्यूरा मैटर। ठीक है, देन कम्स एरेक्नॉइड मैटर। अब एरेक्नॉइड मैटर एक डेलिकेट वेब लाइक लेयर है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा जाली जैसा दिखने वाला लेयर है विच इज प्रेजेंट बीनीथ ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर के नीचे प्रेजेंट है। अब एरेक्नॉइड मैटर में एक फ्लूइड प्रेजेंट है विच इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और CSF। CSF का काम क्या है? इन केस ऑफ एनी इंजरी या किसी एक्सीडेंट के टाइम पे अगर आपके ब्रेन को सडन जॉक लगता है, आपका ब्रेन सडनली किसी वॉल पे लग जाए या फिर किसी वजह से उसको चोट लग जाए, तो उस टाइम पे जो शॉक होता है CSF उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो CSF का काम क्या है? ब्रेन को किसी भी इंजरी से प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करेगा? वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ CSF। कहाँ प्रेजेंट है? एरेक्नॉइड मैटर में प्रेजेंट है। देन कम्स पिया मैटर। पिया मैटर इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस लाइंग डायरेक्टली ऑन द सर्फेस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, ब्रेन के बाद पिया मैटर ही है। ठीक है, सो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस। इट इज थिन एंड हाईली वैस्कुलर। हाईली वैस्कुलर का मतलब क्या है? कि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये वैस्कुलर है, दैट सप्लाइज ब्लड टू न्यूरल टिश्यू। एंड बिकॉज पिया मैटर इज वैस्कुलर, ये क्या कर रहा है? ब्रेन को ब्लड सप्लाई पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। So this is what meninges is. Then comes forebrain. अब हमने ब्रेन के सारे प्रोटेक्टिव कवरिंग को पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है forebrain. So forebrain is the largest and most complex part of the brain. ठीक है, ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन क्या है? forebrain, and this is complex also, obviously. तो ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन का काम है कुछ हाई ऑर्डर फंक्शंस करना, जैसे थिंकिंग, memory, perception, emotion, integrating sensory information, processing complex cognitive task and controlling voluntary movement. तो ये सारे फंक्शन किसके हैं? forebrain के हैं। voluntary movement मतलब the movement which is there in your control. अगर आपको अपना हैंड रेस करना, आप हैंड रेस कर रहे हो, आपको अपना हेड मूव करना है, you're moving your head, if you want to walk you can walk. So these are some of the voluntary movement that you're doing. ठीक है, तो ये voluntary movement किसके कंट्रोल में है? forebrain के कंट्रोल में है। So these are the function of forebrain. Then comes part of forebrain. क्या क्या पार्ट है? सेरिब्रम और डायनसेफेलन। ठीक है, डायनसेफेलन वर्ड को सुन के एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। डायनसेफेलन के 2 पार्ट है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये आपने सुना हुआ है। सो 3 पार्ट हम पढ़ेंगे, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सो सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो सेरिब्रम है। दिस इज सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम 2 हेमिस्फेयर में डिवाइडेड है, लेफ्ट एंड राइट, एंड दोनों सेरिब्रम एक नर्व फाइबर से कनेक्टेड हैं विच इज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम क्या करता है? दोनों हेमिस्फेयर को कनेक्ट करके रखता है। ओके, सो सेरिब्रम का फंक्शन क्या है? सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शंस। क्या है हायर कॉग्निटिव फंक्शन? कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। ठीक है, आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, दैट इज कॉन्शियसनेस। लैंग्वेज, रीजनिंग, मेमोरी, ये सारे फंक्शन किसके हैं? सेरिब्रम के हैं। ठीक है, एंड सेरिब्रम इज डिवाइडेड इन 4 लोब्स। बहुत सारे पार्ट्स हम पढ़ रहे हैं, तो सेरिब्रम के भी पार्ट्स हैं। सेरिब्रम इज डिवाइडेड इन 4 लोब्स। कौन कौन से लोब्स हैं वो? दैट इज फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। ठीक है, दिस वन, ये पूरा पर्पल पोर्शन इज फ्रंटल लोब, येलो पोर्शन पेरिएटल है, ब्लू इज ऑक्सीपिटल एंड पिंक वन इज टेम्पोरल लोब। 1 by 1 हम ये सारे लोब्स के फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब एज द नेम सजेस्ट कहाँ प्रेजेंट है? फ्रंट ऑफ द ब्रेन, यहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन के एकदम सामने प्रेजेंट है। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी। वॉलंटरी मूवमेंट्स मैंने बताया, द मूवमेंट्स विच आर इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में जो मूवमेंट है उन्हें वॉलंटरी मूवमेंट बोलते हैं। और ये वॉलंटरी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? फ्रंटल लोब। It initiates and coordinates muscle movement.
वॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, मसल मूव कर रही है हमारी बॉडी में, राइट। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट को करने वाली मसल्स को कौन कोऑर्डिनेट करेगा, कौन कंट्रोल करेगा, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर कॉग्निटिव फंक्शन सच एज रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, जजमेंट एंड सेल्फ कंट्रोल। तो ये जितने भी फंक्शंस यहाँ पे मेंशन्ड है, ये किसके काम है, फ्रंटल लोब का काम है, ठीक है। देन कम्स पेरिएटल लोब, लोकेटेड बिहाइंड द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के पीछे प्रेजेंट है पेरिएटल लोब। द पेरिएटल लोब रिसीव्स एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब अगर हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में कहीं पे कोई पेन है या फिर हमें टेम्परेचर डिफरेंस फील हो रहा है, कोई प्रेशर फील हो रहा है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, पेरिएटल लोब के पास जाएगी। इट विल रिसीव ऑल दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। देन कम्स टेम्पोरल लोब। कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन के साइड्स में प्रेजेंट है, ईयर्स के ऊपर, ठीक है। सो अगर ये ईयर्स के ऊपर प्रेजेंट है तो दिस विल हेल्प अस इन hearing things, ठीक है। So the temporal lobe processes sound information and helps us in hearing and understanding languages. The hippocampus located in the temporal lobe is vital for formation and retrieval of long-term memory. अब temporal lobe का एक पार्ट है छोटा सा, hippocampus. Hippocampus हमारी मेमोरी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Then comes occipital lobe. Occipital lobe is present at the back of brain. ब्रेन के एकदम पीछे प्रेजेंट towards the rear head, ठीक है। The occipital lobe processes visual information received from eyes. ऑक्सीपिटल लोब का काम क्या है, वो विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है। जो भी हमारी आंखें देखती हैं वो इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है, ऑक्सीपिटल लोब में। इट हेल्प्स इन परसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग विजुअल स्टिमुलाई इंक्लूडिंग कलर, शेप एंड मोशन। तो हमारी आई से जो इंफॉर्मेशन मिली है, ऑक्सीपिटल लोब उनको प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है। अगर उसमें कलर है तो उस कलर को आइडेंटिफाई करेगा, शेप को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है एंड अलॉन्ग विद दैट मोशन। तो यहाँ पे हमारे लोब्स ऑफ ब्रेन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें फोर ब्रेन के दूसरे पार्ट पढ़ने हैं, विच इज थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो थैलेमस का काम क्या है, इट एक्ट एज अ रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। रिले स्टेशन का मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया जाता है, राइट। तो थैलेमस इज एक्टिंग एज अ रिले स्टेशन, कहाँ पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। हमारे सेरेब्रम में जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है वो थैलेमस से होते हुए जाएगी, राइट। थैलेमस इज एक्टिंग एज अ रिले स्टेशन। तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो एनालाइज किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा, थैलेमस में किया जाएगा। इट रिसीव सेंसरी इनपुट्स फ्रॉम वेरियस सेंसरी ऑर्गन्स एंड रिलेज देम टू दिस कॉरस्पॉन्डिंग रीजन्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब थैलेमस क्या कर रहा है, जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है उसको ग्रैब कर रहा है, उसको एनालाइज कर रहा है और उसके बाद उसको चैनलाइज करता है टू द पार्ट ऑफ ब्रेन वेरेवर इट इज needed. So this is the function of thalamus. Then comes hypothalamus. Hypothalamus serves as a vital control center for many bodily essential function and helps maintain homeostasis. होम्योस्टैसिस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस इन अ बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी में जो बैलेंस होता है उसे हम बोलते हैं होम्योस्टैसिस। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हमारी बॉडी के बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस को कंट्रोल करता है एंड अलोंग विद दैट होम्योस्टैसिस मेंटेन करके रखता है, एक बैलेंस बना के रखता है हमारी बॉडी में। सो दीज वर द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। यहाँ पे हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज मेसेंसेफेलॉन। इसके बारे में हमें ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा बहुत जो हमें पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। दैट इट इज अ स्मॉल रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम। हमारे ब्रेन स्टेम का एक बहुत छोटा सा पोर्शन है, कहाँ प्रेजेंट है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। Okay, the midbrain serves as a critical relay center for sensory and motor information. क्या है relay center? बताया था मैंने relay center क्या होता है, relay station या relay center, the place where the information is interpreted. ठीक है, तो ये एक रिले सेंटर की तरह एक्ट करता है, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। हमारी बॉडी में जो मूवमेंट हो रहे हैं उनके कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। प्लेज अ रोल इन सेंसरी प्रोसेसिंग एंड रेगुलेट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन, बस इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट इज हाइंड ब्रेन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, सेरेबेलम, मेड्यूला एंड पॉन्स। मेड्यूला इज ऑल्सो नोन एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो दिस इज सेरेबेलम ओवर हियर। सेरेबेलम का काम क्या है, इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन and sensory system, allowing it to compare intended movement with actual movement and make precise adjustment. तो cerebellum क्या करता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको एनालाइज करता है एंड उसके अकॉर्डिंग एक प्रिसाइज डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। एक एक्यूरेसी सेंटर है ये, ठीक है।
जो भी रिस्पॉन्स हमारे ब्रेन में जनरेट हो रहे हैं, सेरेबेलम उसके एक फाइन ट्यूनिंग करता है, मतलब एक प्रॉपर प्रिसाइज डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ओके, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड कोऑर्डिनेटिंग पोस्चर। सेरेबेलम हमारी बॉडी में एक बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमारे पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इफ यू आर वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज बिकॉज ऑफ सेरेबेलम। व्हेन अ पर्सन इज कंज्यूमिंग अल्कोहल, अगर कोई इंसान अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो उस टाइम पे ही कैन नॉट वॉक स्ट्रेट। व्हाई? बिकॉज उसका सेरेबेलम इफेक्ट होता है अल्कोहल की वजह से एंड द पर्सन कैन नॉट वॉक स्ट्रेट। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। देन कम्स मेडुला। मेडुला सर्व्स एज अ वाइटल कंट्रोल सेंटर फॉर मेनी इनवॉलेंट्री बॉडीली फंक्शंस। हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इट रेगुलेट्स एसेंशियल ऑटोनोमिक फंक्शंस सच एज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट एंड डाइजेशन। So these are some of the involuntary actions, involuntary movements happening inside a body, और इनको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। The medulla control various reflexes including coughing, sneezing, swallowing and vomiting। इसके साथ साथ इनवॉलेंट्री एक्शन के साथ साथ कुछ इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस को भी मेडुला कंट्रोल कर रहा है। कफिंग, स्नीजिंग, दीज आर इनवॉलेंट्री ना, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो दीज आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय मेडुला। Then comes pons. The pons serve as a relay center connecting different regions of brain. It also controls the rate of breathing. इसको respiration center भी बोलते हैं। So basically ये हमारे brain के different regions का relay center है and along with that ये हमारी breathing को भी control करता है। Fine. So that's it in this video. If in case आपको कोई डाउट है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट्स में दे दूंगी। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू लर्नर स्पार्क बायोलॉजी। थैंक यू।